सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही तो एटलीस्ट कुछ सेक्शंस पे कमांड बना लो, लाइक लीगल, ये क्लैट वालों के लिए स्पेशली लीगल, जीके एंड लाइक कि लीगल जीके तो सबका अच्छा होना चाहिए ना, और मैथ्स पे थोड़ा बहुत कमांड रख लो तो कुछ ना कुछ तो 50-60 के आसपास तो लैंड करोगे ही। जिन लोगों ने एक महीने में तैयारी की है, बहुत लोग बच्चे करते भी है एक महीने में प्रिपरेशन, एंड बिलीव मी दे can excel even in 1 month. Even I have done the preparation in 1 month and it was a nice preparation. तो हो सकती है यार, ऐसी भी नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं होती है, एक महीने में होती है, बिल्कुल होती है। अब जो एक साल से कर रहे हैं, आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। जीके पे रिवीजन का टाइम दो, और अभी का टाइम है कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, अब है जीके रिवाइज करो, जितना जीके रिवाइज कर सकते हो। और इस वीडियो को थ्रू एनालिसिस तो करेंगे ही हम लोग, ठीक है, और एनालिसिस सबके एस्पेक्ट से होगा, DULLB, HM या जितना भी करंट अफेयर्स का एग्जाम है सबके एस्पेक्ट पे होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो सबका सेम होता है ना, कि अगर गुजरात में बीजेपी इलेक्शन जीती है और हिमाचल में कांग्रेस जीती है और दिल्ली में म्युनिसिपल में आप जीती है, तो HM वालों के लिए भी, क्लैट वालों के लिए भी, आईलेट और ड्यू सबके लिए जीती है ना। चलिए, तो इस टॉपिक में कुछ ट्राई करेंगे पुराना उठाने का, और पुराना है भी, माइंड माई वर्ड्स, पुराना है भी, और एनवायरमेंट के 2-3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने अगस्त के एनालिसिस में कवर किए थे, तो देखेंगे एक बार, अच्छा सा कवरेज देखेंगे। बट पहले, उससे पहले जानते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, ये ग्रीन एयरपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। गवर्नमेंट ने कुछ नेम दिया है ग्रीन एयरपोर्ट्स को, देयर आर सम ग्रीन एयरपोर्ट्स जिनको नेम दिया जा रहा है, तो देखेंगे कौन से ग्रीन एयरपोर्ट्स हैं और क्या उनके प्रोविजंस हैं। कृषि उड़े देश का आम नागरिक, कृषि उड़ान 2.0 स्कीम। देखो, ये जो स्कीम है कृषि उड़े देश का आम नागरिक, थोड़ा सा मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट है इसमें आपको उड़ान स्कीम भी देखना है, उड़ान स्कीम। तो इसमें उड़ान स्कीम की डिटेल्स को भी एक बार फॉलो अप करेंगे और उसको लिंक कर देंगे कृषि वाले से, इससे इसको लिंक कर देंगे, बस इतना सफिशियंट होगा हमारे लिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। वैसे आसियान से रिलेटेड ये न्यूज है, बिम्स्टेक एज की टू न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। आसियान काम नहीं कर रहा था, तो वैसे भी बहुत दिन से ये बातें चल रही हैं कि व्हाट इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ आसियान, की भाई अगर आसियान ढंग से काम नहीं करेगा, ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो बिम्स्टेक का ऑर्डर ठीक कर सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द जलीकट्टू, एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल सेंटिमेंट्स से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं पेटा से भी पे याद जाता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार कॉग्निजेंस लिया, इस बार फिर से ले रहा है, और डेली कुछ ना कुछ इस पर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। इफ यू आर फॉलोइंग द लाइव लॉ फॉर लॉ स्टूडेंट्स, इररिस्पेक्टिव यू आर ड्यू फ्रॉम DULLB, यू आर फॉर आईलेट और क्लैट 2024-23 वालों को तो करना ही करना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं है। 9 को पेपर है, 18 को पेपर है, 9 डेज आर लेफ्ट, तो जस्ट बी फोकस। 2024 वाले बच्चे इन चीजों पे फोकस करो अभी से ही, ताकि कमांड रहेगा। जल्लीकट्टू ऐसा नहीं है कि अगर आज न्यूज में है तो कल नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लोगों को लगता है ना कि सर करंट अफेयर्स तो 6 महीने का इंपॉर्टेंट होता है, 6 महीने, बस 6 महीने। एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ यू डोंट हैव बेस, इफ यू डो नॉट हैव अ प्रॉपर बेस, कैन यू बिल्ड अ टावर ओवर इट? ऑब्वियसली नॉट, नहीं हो पाएगा ना सर। जल्लीकट्टू 2014 से चलता आ रहा है सर, 2014 से। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट डेवलपमेंट, अगर तुम्हें बेस ही नहीं पता होगा तो क्या कर लोगे। दिस बिम्स्टेक थिंग, ये बिम्स्टेक कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। उड़े देश का आम नागरिक, ये बहुत पुराना स्कीम है सर, मोदी जी का। कृषि ऐड कर लिया, यानी उड़े देश का आम नागरिक भी पढ़ना पड़ जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, ये भी पुराना है, बस नया नाम ऐड करना है इसमें, तो इसको अच्छे से भी डिटेलिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, देख लो भाई कितना प्यारा है एयरपोर्ट्स, इट्स लुक्स नाइस। चलिए देखते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप द 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। तो कितने सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के बारे में बात की सर? 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की अप्रूवल की बात की गई, ठीक है। अबाउट में देखते हैं। अब ये पहला जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये गवर्न करता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी 2008। तो 2008 की पॉलिसी है, यानी गवर्निंग प्रिंसिपल हो गया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी 2008, और इन प्रिंसिपल है 21 ग्रीनफील्ड होंगे उसमें। As per the policy, a state government or an airport developer willing to establish an airport is required to send a proposal to the Ministry of Civil Aviation for two-stage approval, that is the site clearance followed by in principal approval. तो अगर पूरे का कंक्लूजन देखें तो क्या क्या चीजें पता चली।
21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्टैब्लिश करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी 2008 बना है ना। उसके बाद 2 स्टेप क्लियरेंस कौन देता है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, साइट क्लियरेंस और इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में क्या है। सच प्रपोजल्स आर कंसीडर्ड मोका, ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ही देखेगा और कंसर्न एयरपोर्ट डेवलपर इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट भी उस पे रोल प्ले करेगा। अब 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स कौन है? तो देखो 21 नाम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि रट पाओ, ये किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो मोपा गोवा, नवी मुंबई शिरडी एंड रिसॉल्व, कुशीनगर इन नोएडा। ये देख लेना जेवर, ये इसकी बहुत न्यूज चलती रहती है ये योगी जी के कारण। जेवर वाला पता नहीं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। धोलेरा एंड हिरसार इन गुजरात एंड मोर ओवर ये कराईकल इन पुदुचेरी, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, पाक्योंग सिक्किम, ये सब है। 9 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, ये सब जो है ये ऑपरेशनलाइज्ड हैं। आउट ऑफ दिस 21 9 और ऑपरेशनलाइज्ड, लेकिन तुम्हें सब नहीं देखना है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन सब याद नहीं करना है। एक बार आइडिया होना चाहिए ताकि अगर ऑप्शन आता है, स्पेशली फॉर DULLB एंड HM, अगर तुम्हें ऑप्शन आता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डू इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा ब्लैकआउट कर गया। अब आते हैं कृषि उड़े देश का आम नागरिक। क्या इसमें फार्मर को उड़ाने की बात की जा रही है? नहीं। जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड बात की गई कि उसको जल्दी से जल्दी हम कैसे ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, है ना। तो इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कृषि उड़े देश का आम नागरिक, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये एस्पेक्ट पूरा। तो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम पहले देखेंगे, फिर एग्रीकल्चर पे आएंगे। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है कि जैसे ये आपको मिल रहा है यहाँ पे लीची फ्रॉम मुजफ्फरपुर। तो इसका सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपको वहां से प्रोडक्ट को जल्दी मंगवाना होगा। जल्दी कैसे मंगवाओगे? फ्लाइट से। तो इसके रिगार्डिंग भी स्टेट सेंटर भी रोल प्ले करेगा, क्योंकि स्टेट आएगा वहां पे, सेंटर का रोल आएगा। तो हर किसी को बहुत अच्छे से और प्यार से देखेंगे। ये है आपका उड़ान स्कीम, जिसका ये पेरेंट है मेन। कृषि देश उड़े देश का आम नागरिक इज द प्रिंसिपल अभी का, और पेरेंट है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है इसका जो पर्पस था। उड़े देश का आम नागरिक, ये बड़ा अच्छा यहाँ से लिखा हुआ, ये फोटो ऐसी नहीं है। आई सेलेक्ट मोदी जी फॉर अ रीजन। ठीक है, ये बहुत मजेदार है ये फोटो। अगर देखो तो ट्रैवल विल बी मेड अफोर्डेबल फॉर द कॉमन पीपल। इसका प्रिंसिपल क्या है या फिर एम ऑब्जेक्टिव की बात करो अगर पूछा जाता है तो ट्रैवल विल बी अफोर्डेबल। उड़े देश का आम नागरिक बात ही यही कर रहा है कि एवरी पर्सन विल बी एबल टू ट्रैवल। ये इसका लिंकिंग टॉपिक है। क्या है फर्स्ट स्कीम ऑफ दिस टाइप? ये वर्ल्ड में पहली स्कीम है। पूछे कहाँ आया, किसका स्कीम है? नहीं, ये पहला है। और 2017 में इसकी पहली फ्लाइट टेक ऑफ की थी। ये जो है ना उड़े देश का आम नागरिक, इसके कारण ही आपको ये किंगफिशर डाउन हुआ था। किंगफिशर का रीजन था लेविश फैसिलिटी देते थे किंगफिशर, 2 घंटे की ट्रैवलिंग, और उसमें भी आपको 3 तरह का खाना दिया जा रहा है, और ट्रैवल कॉस्ट इज बेयर मिनिमम, एवरीवन कैन अफोर्ड इट। तो वो डूबने का कारण भी यही था कि आपको एटलीस्ट कुछ तो भाई उसमें करो, फ्यूलिंग भी तो लगती है। A cap of 2,500 fixed for 1 hour commercial flight for a distance of to 500 kilometers, 30-minute travel by helicopters। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर इसकी कैप क्या थी। 2017 में आया, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि ये उड़े देश का आम नागरिक का जो कॉन्सेप्ट है 2017 में पहली फ्लाइट हुई। 2017 में जब पहली फ्लाइट हुई तो एक कैप लगाया गया कि सर 2500 रुपए से ऊपर का टिकट नहीं होगा। कंडीशन कि डिस्टेंस आपका 500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 30 मिनट्स का ट्रैवल होगा अगर हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हो तो। हेलीकॉप्टर से 30 मिनट्स, 500 किलोमीटर ओवरऑल डिस्टेंस, 2500 रुपए किराया लगेगा। और 2017 में पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसमें उड़ान में और क्या क्या है। उड़े देश का आम नागरिक को उड़ाते हैं। आइए, द स्कीम हैज कनेक्टिविटी टू द रिमोट एंड रीजनल एरियाज। ऑब्वियसली अगर आम नागरिक ढूंढना है तो आप आम नागरिक मेट्रो सिटीज में ही नहीं ढूंढेंगे, आप आम नागरिक दिल्ली में भी ढूंढेंगे और यूपी के भी शहरों में ढूंढेंगे, ना कि लखनऊ। कानपुर भी जाएंगे, इटावा भी जाएंगे, कालपी भी जाएंगे, सब जगह कोशिश करेंगे कि लोगों की कनेक्टिविटी को हम उठा सकें। मोर ओवर इट इज अ की कॉम्पोनेंट। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उड़े देश का आम नागरिक हो गया या फिर आप एग्रीकल्चर वाला हो गया, उसमें एक मिनिस्ट्री आती है सिविल एविएशन, और ये लॉन्च हुआ था 2016 में, और पहली फ्लाइट कब आई थी? 2017 में, जिसके बारे में भी बात किया। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होगा। अरे ये तो बहुत ऑब्वियस है। लेट सपोज बिहार का है, ठीक है, सपोज करते एक सेकंड के लिए, बिहार में दरभंगा एक जगह है,
अगर दरभंगा से इन लोगों को लीची मंगवाना होता है, ये बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर वाले का। दरभंगा से अगर किसी आदमी को कनेक्ट करना है आपको दिल्ली से उड़ान स्कीम के अंदर, तो आपको वहां जो एयरपोर्ट स्टैब्लिश करोगे, तो उस एयरपोर्ट को स्टैब्लिश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जहां डबल इंजन की सरकार है उनका तो चलो ठीक है, सेंटर स्टेट पे दोनों सेम है, तो जो इधर पीएमओ बोलेगा उधर से काम हो जाएगा। जैसे आपको हरियाणा में होता है, यूपी में होता है, सब जगह पे हो जाता है काम इजीली, बहुत कुछ फंसता नहीं है, क्योंकि जो यहाँ है वही वहाँ है। बिहार में ले लेते हैं, बिहार में है भाई नीतीश कुमार जी की सरकार, जिन्होंने अलायंस से भी जस्ट ब्रेक किया था कुछ दिनों पहले। तो इनका और मोदी जी का कॉन्फ्लुएंस अगर नहीं बैठ रहा है तो आपको बिठाना पड़ेगा। सेंटर स्टेट का वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल है आफ्टर जीएसटी काउंसिल। कमेंट सेक्शन में बताना जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था। जीएसटी काउंसिल जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है इस चीज का, क्योंकि जब तक जीएसटी काउंसिल में स्टेट नहीं बैठेगा ना, वो कॉन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, वो एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि जीएसटी रेट ही तय करने के लिए आपको सेंट्रल स्टेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर्टिकल भी बता देना मन हो तो, 250 से 270 के बीच में मिलेगा आपको। एंड आई होप कि अभी तक तो इतनी तैयारी होगी कि एटलीस्ट आर्टिकल बता पाओ जीएसटी का। द स्कीम विल रन फॉर द 10 years एंड कैन बी एक्सटेंडेड देयरफॉर। इन्होंने टारगेट किया 2016 में स्टार्ट करेंगे और 2026 तक चलाएंगे, या फिर 10 साल का बेयर मिनिमम का। अगर 10 साल में देखो कोई भी स्कीम होती है तो 10 साल 15 साल में पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो ये चीज अभी जैसे रिसेंटली सीबीडीसी लॉन्च किया गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, रिगार्डिंग द टोकेनाइजेशन। जिन लोगों ने मैराथन नहीं देखा है प्लीज एक बार देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उसका भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि भाई देखते हैं 1 महीना करा के देखते हैं कैसा रहा। वैसे इसका भी है कि 10 साल तक का इन्होंने टेन्योर रखा। अब उड़ान 4.0 फोर्थ राउंड किया गया इनको हिली एरियाज में दिसंबर 2019, स्पेशली इन हिली एरियाज, ईस्टर्न रीजन्स एंड आइलैंड्स, जो बाकी के जो जगह है वहां पे। ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रायोरिटी ऑफ द अवार्ड ऑफ VGF विजिबिलिटी गैप फंडिंग अंडर दिस स्कीम। उड़ान 4 इज द ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स एंड सी प्लेन्स इज ऑल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड। अब एक बात बताओ, आइलैंड्स में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, आइलैंड का मतलब केवल थोड़ी ना कि हाँ जो बेस्ट जगह है उसी पे, वो तो चलो प्लेन करा लोगे, लेकिन जहां पर आइलैंड ही है, कम लोग हैं, बट वी वांट टू कनेक्ट, क्योंकि हमें कनेक्ट करना है इवन रीजनल एंड लोकल लेवल पे, इनिशियली यही है। तो सी प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ही डालने पड़ेंगे वहां पे, तो इसको उड़ान 4 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये हम लोगों ने पूरी कहानी देखी उड़ान के ऊपर, उड़े देश का आम नागरिक। अब आम नागरिक तो उड़ गया, अब उड़ाते हैं एग्रीकल्चर। कृषि उड़ान स्कीम 2.0 आया था आपको अक्टूबर 21 में, 27 अक्टूबर। क्लैट वालों डेट याद रखना, तुम्हारा कभी कभी क्लैट का एग्जाम का दिमाग फिरता है तो वो डालता है ऐसे ऐसे डेट्स। 27 अक्टूबर 2021। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कृषि उड़ान स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरी, लाइव स्टॉक, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, इसको आप ट्रैवल करवाते हो। ट्रैवल करवाते हो मतलब ट्रांसपोर्ट कराते हो इजिली। ट्रेन से जो चीज जाने में, जैसे कुछ ना गुड्स होते हैं पेरिशेबल गुड्स, इससे अच्छे से समझेंगे। पेरिशेबल गुड्स ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, और इस पे तो लीगल के क्वेश्चंस भर भर के बनते हैं भाई पेरिशेबल गुड्स के ऊपर। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो खराब हो सकते हैं। लेट सपोज कि ट्रेन से अगर कोई भी ऐसा गुड ले लो जो आसानी से खराब हो सकता है, मैंगो ले लेते हैं या बनाना ले लेते हैं। अगर आप मैंगो बनाना को ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, लेट सपोज कि आपको तेलंगाना, आपको हाजीपुर से, हाजीपुर इज द बेस्ट प्लेस फॉर बनाना, हाजीपुर इज इन बिहार, हाजीपुर से अगर आपको तेलंगाना लेके जाना है, ट्रेन का डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग, आपको 3-4 स्टेट्स कवर करके जाना है, दैट इज वेरी लाइक वेरी हेक्टिक। तो बनाना उसमें रखा गया, भली सेफ कीप में रखा गया। लेट सपोज कि 3 दिन की जर्नी थी, बीच में 2 से 3 दिन का हॉल्ट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जिसको आप रोक नहीं सकते थे, तो बनाना खराब होना शुरू होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ोगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ोगे तो इन पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं आपके, पेरिशेबल गुड्स, उसको जो है, जो पार्टी वहां पे लेके जा रहा है उस गुड्स को, उसको वो या बेच सकता है या फेंक सकता है, उसके ऊपर है कंप्लीटली ओके। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बीच में, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना, उसमें पेरिशेबल गुड्स की बात की गई है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी ये बात ही कही गई है पेरिशेबल गुड्स के बारे में, कि क्या कर सकता है पेरिशेबल गुड्स के साथ। तो जैसे बनाना लेके जा रहा है, 3 से 4 दिन का हॉल्ट हो गया भाई, ओवरऑल ड्यूरेशन कितना हो, 4 दिन का हॉल्ट, 4 दिन की जर्नी, 8 दिन भाई, 8 दिन में तो खराब हो जाएगा। तो
इन चीजों को, लाइव स्टॉक्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स, इसको हम हवाई यात्रा से लेके जाएंगे, एयरप्लेन से। एयरप्लेन में क्या है भाई, ऊपर ऊपर थोड़ी नहीं रुकेगा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। दिस स्कीम असिस्ट फार्मर इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सो दैट इट इम्प्रूव देयर वैल्यू रियलाइजेशन। 4 दिन में भी गया, अगर मान लो कोई हॉल्ट नहीं हुआ तो बीच में चांसेस है कि चीजें खराब होंगी, और चीजें खराब हुई तो उनको फेंक दिया जाएगा, छांट दिया जाता है। अगर जैसे भी कभी आप मंडी गए हो तो मंडी में क्या होता है कि जैसे आलू लिया जाता है, अगर कोई मान लो कि कोई कंपनी आलू खरीद रही है, जस्ट लाइक कि अडानी साहब सेब खरीदते हैं, तो सेब जो होता है, जो परफेक्ट एप्पल होता है वही एक्सेप्ट किया जाता है, जो इम्परफेक्ट एप्पल होता है, इधर से निकला, इधर से खराब, इधर से छोटा, इधर से बड़ा, हटा दिया जाता है। तो वहां पर इस चीज का लॉस से बच सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस कृषि उड़ान स्कीम में मिनिस्ट्री कौन सी है, सिविल एविएशन। बजट, कोई स्पेसिफिक बजट एलोकेशन नहीं है। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट देखो, इसमें और भी मिनिस्ट्रीज का कॉन्फ्लुएंस है, 8 मिनिस्ट्रीज टोटल। कौन कौन सी है, सिविल एविएशन तो रहेगा ही रहेगा हमारा, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर रहेगा। अब देखो एग्रीकल्चर फार्मिंग है तो एनिमल वाला भी आएगा कहीं ना कहीं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डेयरिंग मतलब दूध वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वुड लेवरेज एंड एग्जिस्टिंग दिस एग्री प्रोड्यूस। इस पे 8 मिनिस्ट्रीज जो है ये काम कर रही हैं, तो प्लीज एक बार देख लेना, बहुत सिंपल सा है मिनिस्ट्री। एक्स्ट्रा में ट्राइबल और तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ही है बस, बाकी सब रिलेटेड ही है उससे, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं। जितना समझाया है ना पेरिशेबल को उतना ही समझ लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आसानी से कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस तो लीगल में भी चले जाएंगे। अब एक इसके अंदर एक स्कीम है दैट इज द ई कुशल क्या है, कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक होलिस्टिक क्या है सर ये, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये इंफॉर्मेशन रखने का काम करेगा। ई कुशल विल ऑल्सो असिस्ट इन कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूटिंग। तो एक चीज आ जाएगी सिंपली कि इसको मॉनिटर करने के लिए एक अंदर से ऐप है दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग दैट विल मॉनिटर। तो सर ई कुशल नाम ले लेना, काम हो गया अपना। अब मोका, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल हैज आल्सो प्रपोज्ड टू कन्वर्जेंस ऑफ ई कुशल विद द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म। सबको एक साथ लेके आओ, बंटवारा नहीं रहेगा तो चीजें अच्छे से काम करेंगी। तो यहां तक इतना सफिशिएंट, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है एग्जाम के रिगार्डिंग डाउट है, जस्ट मेल मी, you all have my email ID, just mail me, I am there, even I reply in mail, बहुत instant reply होता है, I try to reply just within an hour reply हो जाए तो that is very nice। अब कोई unforeseen circumstances कर रहे हैं, मैंने mail देखा नहीं, that is different thing, but I genuinely try to read mails by the end of the day, so if you have any doubt just you can mail me regarding the CLAT or anything, just mail me, I am there to help you out। कृषि उड़ान scheme was launched in August 2020। It aims to assist farmers in transporting agriculture products on international national routes। ठीक है, बातें हो गई। अब ये जो न्यूज है बिम्स्टेक वाला, इसका रीजन था आसियान, क्योंकि अभी एज द सार्क चार्टर डे अभी वो किया गया, सार्क चार्टर डे, माय बैड, सार्क चार्टर डे मनाया गया 8 दिसंबर को, कल ही। और आज है एंटी करप्शन डे। तो बताना कि एंटी करप्शन डे में 9 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज एन एंटी करप्शन डे। तो एंटी करप्शन में इंडिया की रैंकिंग कितनी है ये बताना, और रैंक कौन रिलीज करता है। तो ये 2 असाइनमेंट है, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है। एंटी करप्शन डे कब होता है एंड व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया, और एक क्वेश्चन है रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है, क्या रैंक है, और एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो पता ही दिया कब सेलिब्रेट क्या आज ही किया जाता है। तो भाई सार्क का चार्टर डे था 8 दिसंबर को, तो बिम्स्टेक कहां से, क्योंकि सार्क फंक्शन नहीं कर रहा यार, तो बिम्स्टेक एज अल्टरनेटिव काम करता है। बिम्स्टेक एज ए की टू द साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर, नया एक ये हो सकता है हमारा ऑल्टरनेटिव। बिम्स्टेक की कंट्रीज देख लो भाई, नेपाल, वैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्नोलॉजिकल, भूटान, बांग्लादेश, उसका कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, और ये आपका मालदीव्स। एक ध्यान रखना एक चीज, ये बहुत मिस्टेक करते इवन इन द मॉक्स व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स,
दे टेंड टू डू दिस मिस्टेक। और क्यों कर रहे हो यार ये मिस्टेक, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 10 बार बताया होगा मैंने कि इंडिया के साथ रिलेशन, जो इंडिया चाइना वाला जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बात की थी। एक बार इधर ध्यान दे लो थोड़ा सा। जब भी हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं या इंडिया की रिलेशन की बात करते हैं अदर कंट्रीज के साथ, तो हम देखते हैं चाइना, हम देखते हैं नेपाल, चाइना के साथ देखते हैं LAC, और इधर देखते हैं हम पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, और नीचे देखते हैं श्रीलंका, और इधर कहीं देख लेते हैं भूटान। तो मैंने 10 बार बताया है कि एक और तुम्हारा है बांग्लादेश, कि यार ये याद कर लो कि जो कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो कितने स्टेट शेयर कर रहे हैं उसके साथ, कितने यूनियन टेरिटरीज बॉर्डर के साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज पढ़ लो, अभी भी मौका है। और बॉर्डर की लेंथ तो याद कर ही लो, इसका तो सेपरेशन होता है 10 डिग्री चैनल, ये पढ़ लो। माई बैड, ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ स्ट्रेट पढ़ लो, इसमें मन्नार भी यहीं पर है, पाक स्ट्रेट है वो पढ़ लो, 10 डिग्री चैनल अंडमान वाला है। पाकिस्तान के साथ लेंथ कितनी है, चाइना का तो पूछ चुका है क्लैट। तो आई होप कि एटलीस्ट अब कर लोगे, तो इसके बाद आई डोंट थिंक कि मौका मिलने वाला है मुझे भी और तुम्हें भी। तो प्लीज आई होप कि आप लोग ये काम करेंगे। तो बिम्स्टेक की ये कंट्रीज हो गई, इसको हम लोगों ने मैराथन में भी कवर किया था कि बिम्स्टेक थोड़ा मतलब एक अच्छा आंसर हो सकता है सार्क का। सार्क का चार्टर डे ऑब्जर्व किया गया 8 दिसंबर को। द आर्टिकल डिस्कसेस द नीड टू लुक एट द अदर रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन because the chances of reviving SARC are slim to the current scenario। अभी के टाइम पे ये देखा जा रहा है, सार्क चार्टर डे जब मनाया गया तो ये देखा गया कि सार्क का जो वर्क है वो अभी तक सो रहा है, वो काम कर ही नहीं रहा है ठीक से। तो सार्क का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है बिम्स्टेक आज के टाइम से। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। दिसंबर 8, 1985 को साउथ आशियान एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन चार्टर अडॉप्ट किया गया ढाका में ड्यूरिंग द फर्स्ट समिट ऑफ द ग्रुपिंग। तो ये तो चलिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया इसके अंदर का। कॉम्पोजिशन देखते हैं सार्क का, क्योंकि सार्क का ही चार्टर देख रहे हैं पहले, उसके बाद देखेंगे इसको बिम्स्टेक को भी। कॉम्पोजिशन क्या है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ढाका में एक्सेप्ट किया गया था 8 दिसंबर को। सार्क ऑल्सो इंक्लूड 9 फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जर्वर्स इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, US, ईरान एंड चाइना। सेक्रेटरीट कहाँ है, काठमांडू नेपाल, और फाउंडेशन हुआ था ढाका में, याद रखना। समिट, सार्क समिट 18 समिट हो चुकी है तब से ढाका के बाद की। तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर अबाउट द सेक्रेटरीट। और सार्क का ऑल्टरनेटिव कौन है, बिम्स्टेक, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है बिम्स्टेक को, जो भी बताया जितना। सार्क 20%, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का कितना इकोनॉमी है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन देख लिया करो। 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है इसमें, एंड ग्रॉस GDP ऑफ अप्रॉक्स USD 3 ट्रिलियन की GDP है सार्क में। 38 ईयर्स की एग्जिस्टेंस है, बट इट्स इन्फ्लुएंस एज कंपेयर्ड ये लैक कर रहा है। एक बार अफ्रीकन यूनियन भी देख लेना साथ साथ। और वेट, लेट मी मेंशन सम ऑफ द यूनियंस दैट यू शुड बी अवेयर, कि भाई एक नॉलेज होना चाहिए कि कितने यूनियंस अभी पढ़ने हैं आपको। G20 जो ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये अच्छा मौका है रिवीजन का, तो देख लो G20, G7, G8, ग्रुप ऑफ 7 और ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स। थर्ड में हम देखेंगे, अभी देखा है सार्क, उसके बाद आसियान, फिर हम देखेंगे बिम्स्टेक, फिर हमारे पास है क्वाड, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वाला। फिर उसके बाद है हमारे पास गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बाद आपके पास ये आता है अफ्रीकन यूनियन, नाइन्थ नंबर पे आप देख सकते हैं इसके साथ सीपैक या सीपैक प्लस। तो ये 9 ऐसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए, तभी एक आध क्वेश्चंस आते ही होंगे। और इसमें से कहीं ना कहीं अगर मॉक दे रहे हो तो कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चन पटका ही होगा, नहीं का सवाल ही नहीं उठता।
ठीक है। और इसके बाद एक और देख सकते हो अगर मन है तो, दैट इज द, बस यू कैन जस्ट लीव इट, जस्ट संगई, यस यस यस, यू कैन राइट दैट संगई ऑल्सो, बिकॉज संगई इस बार न्यूज में भी रहा है, SCO, तो SCO पढ़ा जा सकता है। एंड रेस्ट इज जस्ट अप टू यू टू डू मोर और लेस, इतना तो बट कर ही लेना, ये बेसिक है। चलिए आगे देखते हैं, सार्क का फ्यू अचीवमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। SAFTA 2006 में बनाया गया, सार्क डेवलपमेंट फंड, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक्शन प्लान 2012 एंड सार्क सैटेलाइट, ये कुछ सार्क के इनिशिएटिव है, लेकिन सार्क मोस्टली डिसफंक्शनल है। और देखो सार्क का डिसफंक्शनल होने का कारण है इंडिया और पाकिस्तान का एक राइवल होना, बट ये कंप्लीट नहीं है। तो पाकिस्तान का जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो नहीं रुका था, तो हम लोगों ने भी 9/11 के बाद, ये 26/11 के बाद हम लोगों ने भी थोड़े टफ एक्शंस लिए कि भाई नहीं चलेगा ऐसे काम, ये तुम्हारे मेंबर ही पागल है। बिम्स्टेक का देख लो भाई, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब बांग्लादेश इंडिया तो आएगा ही, नेपाल भूटान आएगा, म्यांमार और थाईलैंड और श्रीलंका, ये बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। थोड़ा सा बिम्स्टेक को देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्कीम ऑफ द आसियान है, ASEAN -X फॉर्मूला, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। नो कंट्री एंजॉयज द वीटो पावर टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द विलिंग कंट्रीज, किसी का वीटो नहीं है, दैट इज वेरी नाइस। और ऐसी चीजें UNSC में भी होनी चाहिए। नाउ द थिंग्स कम अबाउट द एनिमल क्रुएल्टी, ये बड़ा न्यूज में है आजकल, तो आई थॉट कि चलो इसको वाइंड अप ही करते हैं पूरा। तो जलीकट्टू न्यूज में है, जलीकट्टू न्यूज में इसलिए है क्योंकि एनिमल क्रुएलिटी के बहुत प्रोविजंस आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली द पेटा थिंग इज, पेटा एग्जैक्टली बॉस है क्या, और सुप्रीम कोर्ट के केसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बता देना कमेंट सेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजों की बेंच हो सकती है, कितने नंबर, 2, 3, 5, 10, 12 बताना। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ऑब्जर्व फॉर अ जजमेंट बैच ऑफ पिटीशंस आया, इसमें आर्टिकल 29(1) के अगेंस्ट क्लेम किया गया। ये माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में बात करता है। अच्छा ये टॉपिक जो है ना वो लीगल प्लस CA का है, ये अकेले CA का नहीं है टॉपिक, ये लीगल प्लस CA का टॉपिक है। जल्लीकट्टू का दूसरा नाम तल्लीकट्टू इज ऑल्सो नोन एज द एरुथाज्वांथुल एंड मनकुविरातु, एक बार देख लेना, ये वैसे भी फॉरेन नेम लग रहे हैं। बुल टैमिंग स्पोर्ट है, ऑब्वियसली उसमें बुल को ट्रेन किया जाता है, उस तरह से उसको टैम किया जाता है। पार्ट ऑफ पॉपुलर इन मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थई, पड्डुकोट्टई एंड दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स नोन एज द जल्लीकट्टू बेल्ट, ये जल्लीकट्टू बेल्ट है। तो व्हाट यू शैल बी डूइंग, जल्लीकट्टू बेल्ट्स के नाम याद रख लेना। जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, तो पोंगल के टाइम पे जल्लीकट्टू सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी। अब जनवरी में जब पोंगल आएगा तो पोंगल के टाइम जब पोंगल पड़ रहे होंगे जल्लीकट्टू भी लिंक हो जाएगा, तो चीजें कहीं नहीं जाती, सब बैठी रहती है वहां पे। जल्लीकट्टू इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ द पीजेंट कम्युनिटी प्रिजर्व द प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स, इसमें ये जो बेस्ट बुल्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, तो कहा जाता है कि भाई बुल्स का यहाँ पे हम लोग सेव कर रहे हैं, भाई वाहियात सेव कर रहे हो तुम, ये हमारे कस्टम के नाम पे कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम होती हैं। केस क्या था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पेंडिंग है आज तक। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू इज प्रोटेक्टेड एज कल्चरल राइट अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। माइनॉरिटीज एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 29, सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट भी यही है, और केस का नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें 2014 2 जज की बेंच बैठी थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस A नागराज की, उन्होंने बैन किया था यूज ऑफ बुल्स इन जल्लीकट्टू, फिर उसको रिवीजन के लिए भेजा गया। भाई देखो फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, जिसमें अभी भी सुनवाई चल रही है। पेटा क्या है सर, पेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, पेटा फॉर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये देख लो, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, फाउंड हुआ था 1980 में बाय न्यूक्रिक एंड एनिमल राइट एक्टिविस्ट एलेक्स पैशिको। अब देखो पेटा कभी ना कभी न्यूज में रहा होगा बीच में, दो आई मिस्ड इट, पेटा न्यूज में रहा होगा क्योंकि स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट भी जो जो एक्शंस लिए गए हैं नोएडा गुड़गांव इन सब एरियाज में, तो पेटा न्यूज में था कहीं ना कहीं। तो पेटा फाउंड हुआ था 1980 में, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इज एन अमेरिकन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन नॉरफोल्क वर्जीनिया एंड लेड बाय इंग्रिड न्यूक्रिक, इट्स इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी मिल गया भाई। नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, सपोर्टर्स बहुत सारे हैं भाई सब इसके। इट फोकसेस ऑन फोर कोर इश्यूज, ऑपोजिशन टू फैक्ट्री फार्मिंग, मतलब बहुत एक बार वो करके कमर्शियल फार्मिंग से कहते हैं, फर फार्मिंग, जिस एनिमल्स के फर होते हैं उनको रियर करा जाता है,
उसके यूजिंग एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड एनिमल टेस्टिंग, इसमें बेसिकली यही है, एनिमल टेस्टिंग एंड यूजिंग एनिमल फॉर द एंटरटेनमेंट, जल्लीकट्टू का ये प्रोविजन था जिसको पेटा वाले लेके गए थे। नेक्स्ट देखते हैं भाई व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में राइट ऑफ प्रिजनर्स, प्लीज पढ़ लेना, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है। एंड स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, जस्ट आई सॉ दिस टॉपिक सो आई थॉट कि कहीं इंपॉर्टेंट हो जाए आप लोगों के लिए, अच्छे से करिए इसको। रेस्ट देखते हैं भाई कितना रिवीजन चल रहा है, ये पुराने टॉपिक्स ही हैं एंड आई टेंड टू राइट दोज टॉपिक जो क्लैट वालों के लिए अभी इंपॉर्टेंट हो, स्पेशली इन द क्वेश्चन आंसर सेक्शंस, ठीक है। तो ट्राई टू आंसर इन दिस फ्रेज द जर्मन बंडस्टैग, व्हाट डज द वर्ड बंडस्टैग मींस, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। In 2007, एक कमीशन रिकमेंड होती दलित्स who converted into Islam and Christian to escape caste oppression in the Hindu religion should be permitted to avail themselves as a scheduled caste, ये चल रहा है तो बता देना कौन सा कमीशन है, अभी रिसेंटली ही बना था। 1985 सार्क इंटीग्रेट्स एंड ये बता देना मेंबर स्टेट्स ऑफ सार्क। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ पैनल फॉर ट्रांसलेटिंग लीगल बुक्स इनटू रीजनल लैंग्वेज, कौन से फॉर्मर सीजीआई इसके हेड हैं। Fifth, ONGC has been categorized as which type of PSU? नवरत्ना, महारत्ना, मणिरत्ना, मणिरत्ना 2। तो इतना सफिशिएंट है आज के लिए एंड आई होप यू शुड बी डूइंग गुड इन एग्जामिनेशंस। जस्ट फोकस ऑन द मॉक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्लैट एस्पिरेंट्स। संडे को एग्जाम है एलेट एक्सपीरियंस के लिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से दो, फोड़ दो पेपर। एंड जिनका पेपर अच्छा ना जाए जस्ट इट्स ओके, एलेट तुम्हें एक ऑप्शन देता है बस, NLUD, और क्लैट 22 ऑप्शन देता है, तो जस्ट नेवर बी जस्ट लाइक एफरेट कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, जो होगा बेस्ट होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।